स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश सेशन में। बच्चों, आज के इस फ्रेश सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 6.3 है, जिसके बाद ये अवकलन का सारा अध्याय आपका समाप्त हो जाता है। इस वीडियो सेशन के बाद, इस प्रश्नावली के बाद हम लोग इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की शुरुआत करेंगे। तो आज का यह अवकलन का सबसे लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसे एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके एक्सरसाइज के सभी सवालों को बताया जाएगा। तो आपका ये जो प्रश्नावली 6.3 है वह उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपको पढ़ना है। ये होता क्या है एक्चुअल में, जो आपका उच्चिष्ट है उसको कहते हैं मैक्सिमा। क्या कहते हैं उसको? मैक्सिमा कहते हैं। और आपका जो ये निम्निष्ट है, निम्निष्ट को हम कहते हैं मिनिमा। क्या कहते हैं? मिनिमा। अब ये दोनों होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे ग्राफ ड्रा करता हूं, और वह ग्राफ कैसा होगा आइए समझाते हैं। जैसे अगर यहां पे मैं एक एक्स अक्ष बनाता हूं कुछ इस प्रकार से, और एक वाई अक्ष में बनाता हूं कुछ इस प्रकार से, ये आपका क्या बन गया? वाई अक्ष बन गया। इसको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देता हूं, और यहां पर मैं ग्राफ इस तरह से बना रहा हूं कि एक ग्राफ यहां से चलता है और यहां आता है, फिर से इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ता है, और फिर से ये कहां चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाता है। अब इस ग्राफ के माध्यम से हमें समझाना है। इसके लिए जो हमने बेसिक पिछली अध्याय पिछली प्रश्नावली में बताया था, उस बेसिक का थोड़ा सा पता होना आपको आवश्यक है। वहां पे हमने क्या बताया था? वहां पे हमने आपको बताया था वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन के बारे में मैंने आपको समझाया था। अगर फलन का मान x को बढ़ाने पर y का भी मान बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं निरंतर वर्धमान फलन, और यदि x के मान को हम बढ़ाएं और y का मान आपका डाउन हो तो उसे हम कहते हैं निरंतर ह्रासमान फलन। और वहां पर मैंने आपको यह समझाया था कि अगर इसके ग्राफ के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वही कहलाता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, यानी dy by dx। अब x इस स्पर्श रेखा जो है, ये स्पर्श रेखा x अक्ष से धन दिशा में, x अक्ष से जो धन दिशा में कोण बनाती है वही रेखा की क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है। और रेखा की प्रवणता को ही हम dy by dx से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो इस पे स्पर्श रेखा खींच करके जो कोण बनेगा, x का धन दिशा इधर है तो इधर जो कोण थीटा बनेगा, यहाँ पे जो थीटा बना ना वह लेस देन 90 है। लेस देन 90 का मतलब न्यून कोण, और यहां पे जो थीटा बन रहा है धन दिशा के साथ वह क्या है आपका? यह थीटा ग्रेटर देन 90 है, यानी कि यह 90 से बड़ा है, यानी कि अधिक कोण है। अब इसका लॉजिक क्या है कि आपको पता है कि जो रेखा की प्रवणता है वही आपकी क्या कहलाती है? अवकलन कहलाती है। अब यहां से आपको यह समझना है कि जब थीटा का मान 90 से छोटा होता है तो हमेशा tan थीटा का मान पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आने का मतलब यह है भाई, tan थीटा किसके बराबर है? dy by dx के बराबर है। और tan थीटा इस केस में जब फलन वर्धमान होता है तो इस केस में हमेशा पॉजिटिव देता है। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो ये tan थीटा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा मान, और जीरो से बड़ा कहने का मतलब कि dy by dx का मान जो है वह हमेशा जीरो से क्या आएगा? बड़ा आएगा। और जो आपका यहां पे है ये थीटा का मान 90 डिग्री प्लस दे रहा है, 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, यानी अधिक कोण हो रहा है। और अधिक कोण में 90 से लेकर के 180 के बीच में जो थीटा का मान tan के टेबल में होता है वह हमेशा जीरो से छोटा यानी ऋणात्मक होता है। तो यहां पे जो dy by dx का मान होगा वह हमेशा जीरो से क्या होगा बच्चों? जीरो से हमेशा छोटा होगा।
बस इतने लॉजिक को अगर आप समझ गए तो आइए चलते हैं आपको इस ग्राफ के पर चल करके, इस ग्राफ पर चल करके मैं आपको यहां पर मैक्सिमा एंड मैक्सिमा और मिनिमा को आपको समझाते हैं। आइए बारी बारी से देखिए। सबसे पहली चीज हमने आपको रेखा की प्रवणता, हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई आपको, जो एकदम कैप्सूल पॉइंट हमने जो बताया वह बताया कि जो रेखा की प्रवणता होती है, रेखा की प्रवणता होती है वही आपकी क्या होती है, अवकलन कहलाती है। रेखा की प्रवणता ही क्या कहलाती है बच्चों, अवकलन कहलाती है। अब रेखा का जो झुकाव होगा वही क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। अब इस ग्राफ के अंदर कुछ बिंदु ऐसे हैं, जैसे एक बिंदु मान लेते हैं ये, और एक बिंदु मान लेते हैं ये, एक बिंदु मान लेते हैं ये, और एक बिंदु मान लेते हैं ये चार बिंदु जो दिए गए हैं, इन चारों बिंदुओं के नाम भी आप लिख सकते हो। जैसे अगर इसका नाम दे देते हैं हम क्या, इसका नाम हम दे देते हैं कितना, C1, इसका नाम दे देते हैं C2, और इसका नाम दे देते हैं C3, और इसका नाम दे देते हैं C4। अगर ऐसा हमने नाम दे दिया तो यहां पर अगर मैं इस रेखा की प्रवणता खींचता हूं, सॉरी, यहां इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा बनाता हूं तो इस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, तो इस रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव कितना है, 0 है। और झुकाव को ही, प्रवणता का मतलब क्या है, प्रवणता को ही हम क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं। प्रवणता को ही हम क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं। तो इस स्पर्श रेखा की एक्स अक्ष से जो झुकाव है वह कितना है, बिल्कुल 0 है। यानी कि यहां पर जो एफ डैश एक्स का जो मान है वह कितना है, 0 है। एफ डैश एक्स का जो मान है वह कितना है, 0 है। यहाँ पे C1 C2 के जगह पे x1 x2 रख लेंगे तो थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे x1 x2 x4 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है, यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 है। यहां पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहां पर भी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वह कितना है, 0 है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। यहां पर अगर हम खींचे तो यहां पर भी रेखा की जो प्रवणता है स्पर्श रेखा की वह कितनी है, 0 है। अगर यहां पे मैं स्पर्श रेखा खींचूं, यहां पे मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो यहां पर भी जो रेखा की प्रवणता है यानी एफ डैश एक्स का जो मान है वह कितना है, 0। अब किसी ग्राफ के अंतर्गत ऐसा बिंदु, किसी ग्राफ जो मैं जो बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी ग्राफ के अंतर्गत ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 हो, या उस जिस बिंदु पर आपके डिफरेंशिएशन का मान, अवकलन का मान कितना हो, 0 हो, उस बिंदु को हम कहते हैं, कौन सा बिंदु, उस बिंदु को हम कहते हैं क्रांतिक बिंदु। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इसके पहले वीडियो देखने में अगर मजा आ रहा हो, यानी बताई गई चीजें अगर समझ में आ रही हो, तो आप जिस जिले से हो उस जिले का नाम और साथ में अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताना, ताकि आपसे हमारी जान पहचान बकायदा अच्छे से हो सके। क्योंकि रोज जब आपका नाम लिखेगा ना तो मेरे को भी आपका नाम याद बड़े आसानी से हो जाएगा। क्रांतिक बिंदु हमने क्या बताया, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में परिभाषाओं को भी लिखते चलिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब लिखते हो चीजें ना तो आपके यहाँ डिजिटल बोर्ड में डायरेक्ट जाके छप जाती है, लगता है आपको कि हाँ सर के कमेंट बॉक्स में हमने लिखा। तो क्रांतिक बिंदु हमने क्या बताया कि किसी भी ग्राफ या किसी भी फलन के अंतर्गत ऐसा बिंदु जहां पर आपका डिफरेंशिएशन का मान, अवकलन का मान जिस बिंदु पर 0 होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अब देखिए दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है, दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है स्थानीय उच्चतम, उच्चिष्ट को हम उच्चतम भी कहते हैं ना, तो ये आपका होता है स्थानीय, स्थानीय उच्चतम, उच्चतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम बिंदु। स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या होता है, देखिए यहां पे दो चीजें हैं। आपके छत्तीसगढ़ में कभी कभी बहुत सारे जगह ऐसे हैं, मैक्सिमम जगह ऐसे हैं कि बहुत या तो ऊंची स्थान होगी
या तो फिर बहुत ज्यादा खाई होगा। तो वही कुछ छत्तीसगढ़ का नक्शा मैंने यहाँ बनाया है। कुछ आपके पहाड़ मिलेंगे तो कुछ आपकी खाइयां मिलेंगी, ठीक है। पहाड़ यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि उच्चतम, उच्चतम यानी कि उच्चिष्ट, ठीक है। तो जो चीजें आपको ऊपर की तरफ दिख रही हैं, यहां पहाड़ के रूप में दिख रही हैं ऊपर की तरफ, उसके टॉप बिंदु को यानी कि जो x1 होगा और जो आपका x3 होगा, उसके टॉप बिंदु को यानी ऊंचाई वाले के टॉप बिंदु को हम स्थानीय उच्चतम बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थानीय उच्चतम बिंदु। यानी कि जैसे अगर स्थानीय उच्चतम बिंदु इस ग्राफ के अंतर्गत बात करें तो x1 है और x3 है। ये दोनों बिंदु जो है पहाड़ी पर नहीं है, ये खाई में है। तो ये स्थानीय, चूंकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय, स्थानीय का मतलब क्या? लोकल। तो ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय पहाड़ है, इसलिए स्थानीय टॉप बिंदु को उच्चतम बिंदु के नाम से हम जानते हैं। तो ये x1 और x3, x1 और x3 इसके स्थानीय उच्चतम बिंदु हैं। अब तीसरी बात जो यहां पे आती है वह आती है स्थानीय, स्थानीय उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। तो स्थानीय उच्चतम मान क्या होता है? स्थानीय उच्चतम बिंदु और स्थानीय उच्चतम मान में छोटा सा अंतर है। अब जैसे ये x1 बिंदु है, अब इस x1 बिंदु पर फलन की वैल्यू कितनी है? इस फलन की वैल्यू आपकी y होती है ना। तो स्थानीय उच्चतम मान जो होता है, स्थानीय उच्चतम मान क्या होता है? देखिए, जो y की वैल्यू होती है, जैसे यहां पे जो फलन की वैल्यू है x1, ये आपका बिंदु है। इस x1 बिंदु पर जो आपका फलन की वैल्यू होगी यानी y का मान होगा, ये जो आपका क्या होगा? fx1। क्या होगा? fx1। तो यानी कि इस x1 बिंदु पर जो फलन का मान होगा या इस x3 बिंदु पर जो आपका फलन का मान होगा वह कहलाएगा स्थानीय उच्चतम मान। समझ में आ रही है बातें? देखिए, ये जो बिंदु x1 है, इस x1 बिंदु को हम कहेंगे स्थानीय उच्चतम बिंदु। लेकिन इस बिंदु को, x1 को अगर किसी फलन के अंतर्गत डाल देते हैं तो वह क्या कहलाएगा? स्थानीय उच्चतम मान। यानी कि जो आपका f ऑफ x1 और जो आपका f ऑफ x2 है, सॉरी x3 है, वह आपका क्या है? स्थानीय उच्चतम मान है। अब इसी को अगले क्रम में अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथा होता है, देखिए, अब खाई में भी बिंदु है। ऊपर का पहाड़ी वाला तो देख लिया, अब छत्तीसगढ़ की खाई में जो यहां पर बिंदु है ना, ये एकदम निचले स्तर पर है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्थानीय यानी कि लोकल। लोकल, छत्तीसगढ़ का लोकल खाई वाला बिंदु यानी स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय निम्नतम, निम्नतम, निम्नतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु। तो स्थानीय निम्नतम बिंदु का मतलब कि ऐसा क्रांतिक बिंदु जो कि कहां हो? गर्त में हो, खाई में हो। तो x2 और x4 कहां है? आपके खाई में स्थित है। तो x2 और x4 क्या हो गए? स्थानीय निम्नतम बिंदु। अब उसी प्रकार से आता है पांचवा, स्थानीय, स्थानीय निम्नतम, निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान। तो बच्चों, जो यहां पर फलन की वैल्यू होगी इस बिंदु पर यानी f ऑफ x2 जो होगा, और इस बिंदु पर जो फलन की वैल्यू होगी यानी f ऑफ x4 जो होगा, वह स्थानीय निम्नतम मान है। तो ये आपका f ऑफ x2 एंड f ऑफ x4 ये जो है आपका स्थानीय निम्नतम मान है। ये क्या है? आपका स्थानीय निम्नतम मान है। एक चीज और इसमें देखिए, जो पहाड़ी पर स्थित बिंदु है ना, उसमें दो बिंदु है, एक आपका x1 है, एक आपका x3 है। और जो आपके खाई में स्थित है उसमें भी दो बिंदु हैं, एक आपका x2 है, एक आपका x4 है। इसमें भी एक होता है, पांचवा नंबर बताया ना, छठवां डाल लीजिएगा।
छठवां क्या होता है आपका? निरपेक्ष निरपेक्ष उच्चतम 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 बिंदु, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। तो जो निरपेक्ष उच्चतम बिंदु होता है ना, यानी उच्चतम बिंदु का ही ऐसा बिंदु जो सबसे ज्यादा ऊपर में स्थित हो। तो ये देखिए कम पर है, इसका ऊंचाई ज्यादा है, तो यहां पर जो निरपेक्ष उच्चतम बिंदु है वह कितना है आपका x3 है। और अगले क्रम में अगर हम बात करें अगला, तो निरपेक्ष निरपेक्ष उच्चतम उच्चतम सॉरी निरपेक्ष निम्नतम बिंदु, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। तो खाई में स्थित जो सबसे ज्यादा खाई में हो उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर है, ये ज्यादा नीचे है, तो यहाँ पे x2 जो हो जाएगा वह निरपेक्ष निम्नतम बिंदु हो जाएगा। बताइए अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। फिर आगे हम चलते हैं, आपके अगले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। आगे चल करके आपकी अगले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहां से निकल करके आने वाला है। इसके बाद हम आपके पिछले प्रश्नावली के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना समझाएंगे, जिसका दो मेथड होगा, एक प्रथम अवकलज विधि और दूसरा द्वितीय अवकलज विधि। एक विधि में हम एक बार अवकलन करके उच्चिष्ट और निम्निष्ट का गणना करेंगे, ज्ञात करेंगे, और दूसरे में हम उसी अवकलन को दो बार अवकलन करेंगे, जिसे द्वितीय अवकलज विधि कहते हैं। तो आइए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पर। अब तक हमने आपको टोटल 7 चीजें बताई। अब बोर्ड एकदम बिल्कुल साफ है, मेरे साथ एक बार रिवीजन कीजिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु के बाद हमारा ऐसा बिंदु आया जो सबसे ऊंचाई पर स्थित था, जो ऊंचाइयों पर स्थित था, जिसे हमने क्या कहा? जिसे हमने कहा स्थानीय उच्चतम बिंदु। और उस स्थानीय उच्चतम बिंदु पर जो फलन की वैल्यू आई उसे हमने कहा स्थानीय उच्चतम मान। ये 3 हमारे कंप्लीट हुए। अब उसके बाद जो गहराई में जो क्रांतिक बिंदु उपस्थित थे, उन क्रांतिक बिंदुओं को हमने क्या नाम दिया? जो गहराई में स्थित थे उन क्रांतिक बिंदुओं को हमने चौथे क्रम में नाम दिया स्थानीय निम्नतम बिंदु। और उस बिंदु पे जो स्थानीय निम्नतम बिंदु थे, उस बिंदु पर जो फलन की वैल्यू आई उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने नाम दिया स्थानीय निम्नतम मान। अब जो कुछ टॉप पे स्थित थे, ऊपर क्रांतिक बिंदु स्थित थे, उसमें सबसे ऊपर वाले क्रांतिक बिंदु को हमने नाम दिया निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। और जो निरपेक्ष उच्चतम बिंदु पर जो फलन का मान आएगा उसे हम कहेंगे निरपेक्ष उच्चतम फलन, सॉरी निरपेक्ष उच्चतम मान। और उसी तरह से जो गर्त में, जो नीचे गहराई में जो सबसे ज्यादा गहरा था उसे हमने कहा निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। और जो उस निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु पर जो फलन की वैल्यू होगी उसे निरपेक्ष निम्नतम मान कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज अगर बताएं हम, तो आपका जो उच्चतम बिंदु था, जो आपका उच्चतम बिंदु था या उच्चतम चीजें जो थी ना, यानी उच्चिष्ट जो था, उसमें कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा था। उसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था। इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करके बनाता हूं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बन रहा था, जो स्थानीय उच्चतम की बात करता था। और जो गर्त वाला बिंदु था वह कुछ इस तरह से बन रहा था। बताओ बना था कि नहीं? अब अगर यहां पे मैं x अक्ष बना दूं, यहां पे क्या बना दूं? x अक्ष बना दूं। इसमें भी हमने यहां पे क्या बना दिया? x अक्ष बना दिया। ये आपका कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, दो चीजें यहां पे क्लियर होंगी जो कि पिछले प्रश्नावली से कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा। यहां पे देखिए, अगर इसके यहां से लेकर यहां तक तो आपका क्रांतिक बिंदु था ना, यहां पे आपका क्रांतिक बिंदु था, तो इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी ये तो आपकी क्रांतिक बिंदु होगी, जिस पर जो आपका f डैश x का मान कितना होगा? 0 होगा। उसी प्रकार से ये जो आपका निम्नतम वाला ये था, बिंदु था,
वह कुछ इस तरह से था। इस पर भी जो आपका एफ डैश एक्स की जो वैल्यू थी वह कितनी थी, 0 थी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। अगर आपका इसके जो आपका ये बिंदु है, इसके अगर बाईं तरफ कहीं पे भी आप स्पर्श रेखा खींचिए, चाहे इस बिंदु पे खींचिए, चाहे इस बिंदु पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, कहीं से भी इस पर अगर स्पर्श रेखा बनाई जाए ना बच्चों, इस पर कहीं से भी स्पर्श रेखा बनाई जाए ना, तो यह एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाएगी थीटा, वह हमेशा स्मॉल देन बताओ 90 होगा कि नहीं। स्मॉल देन जो कोण बनाएगी एक्स अक्ष से वह स्मॉल देन 90 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यानी कि जो आपका स्थानीय उच्चतम वाला बिंदु था, यहां पे मैं लिख देता हूं, यह आपका कंडीशन कौन है, स्थानीय उच्चतम वाला कंडीशन है, स्थानीय उच्चतम का कंडीशन है। और ये जो कंडीशन है ना, ये आपका कौन सा कंडीशन है, यह आपका स्थानीय निम्नतम का कंडीशन है, निम्नतम का कंडीशन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप बातें मैं बता रहा हूं। तो ये स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, जहां पर अगर इसके क्रांतिक बिंदु से बाईं तरफ अगर कोई स्पर्श रेखा इसकी ग्राफ पर खींची जाती है, तो वह एक्स अक्ष के धन दिशा से हमेशा 90 डिग्री से कम की ही कोण बनाएगी। 90 डिग्री से हमेशा कम का ही क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। लेकिन अगर इसकी बाईं तरफ अगर इस पर किसी भी बिंदु पर अगर हम खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो वह एक्स अक्ष की धन दिशा से हमेशा जो थीटा बनाएगी ना, वह क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। और आप जानते हो कि जो आपका स्मॉल देन 90 होता है, स्मॉल देन जो क्या होता है, 90 होता है, उस पर वैल्यू कैसी होती है, रेखा की प्रवणता कैसी होती है, धनात्मक होती है। और जो ग्रेटर देन 90 होता है, उस पे प्रवणता कैसी होती है, आपकी ऋणात्मक होती है। ये चीज आपको पता है। इसमें देखिए चीजें उल्टा हो जाएगी। इसका क्रांतिक बिंदु यहां पर था, और अगर इसके इधर किसी भी बिंदु पर, इसके यहां से लेकर के यहां तक किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो यह जो रेखा है, यह एक्स अक्ष से जो कोण बनाएगी वह स्मॉल देन 90 होगा कि नहीं होगा, स्मॉल देन 90 होगा कि नहीं होगा, स्मॉल देन 90 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। लेकिन अगर इसका उल्टा, अगर इसकी बाईं तरफ में अगर इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, यहां पे ये, इसको मैं इधर लिखता हूं, ये चीजें एक ही में मिल जा रही है ना। इस पर अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाए, तो यह जो आपका कोण यहां बनाएगी, यह ग्रेटर देन कितना होगा, 90 होगा। और ये जो थीटा है, यह थीटा स्मॉल देन कितना होगा, 90 होगा। अब यहां पे देखिए हम करेंगे क्या, जो फलन आपका दिया रहेगा, सबसे पहले उसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद क्रांतिक बिंदु आपका क्या होता है, हर एक क्रांतिक बिंदु पर जो अवकलन होता है वह कितना होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले जो सवाल हमारा दिया रहेगा उसका अवकलन करेंगे, जो फलन दिया रहेगा उस फलन का अवकलन करेंगे, और एफ डैश एक्स के जगह पर 0 रख के उसके एक्स का मान निकाल लेंगे, और एक्स का जो मान है वही तो आपका उच्चतम बिंदु है, या उच्चतम मान है। उच्चतम बिंदु जो अभी आपने उच्चतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम बिंदु और स्थानीय निम्नतम बिंदु जो आपने पढ़ा ना, तो वही जो एफ एक्स का मान जो आएगा, एफ एक्स सबसे पहले जो हम फलन के अंतर्गत अवकलन करेंगे, अवकलन को 0 के बराबर रखेंगे, और 0 के बराबर रखने के बाद जो x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू पर हम ये चेक करेंगे कि फलन आपका उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। अब यहां से कंडीशन बनता है कि जो यहां पे x का मान आएगा, उस x के मान को यहां पर हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, और संख्या रेखा पर रख करके उसको क्या करेंगे, देखेंगे।
संख्या रेखा पर रख करके देखेंगे, ये पहले क्या आ रहा है आपका थीटा का मान, ये आपका स्थानीय उच्चतम था ना, तो स्थानीय उच्चतम में पहले थीटा 90 से छोटा है, 90 से छोटा का मतलब धनात्मक मान, और फिर बाद में 90 से बड़ा हो जा रहा है, 90 से बड़ा का मतलब प्रवणता ऋणात्मक, यानी आपका डिफरेंशिएशन का मान ऋणात्मक आएगा। तो जब यह मान पॉजिटिव से कहा जाता है निगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से कहा जाता है निगेटिव की तरफ जाता है, तो वह बिंदु स्थानीय उच्चतम बिंदु होता है और उस फलन को हम उच्चिष्ट फलन कहते हैं। जैसे अगर हमने x का मान निकाला 1 और 2, 1 और क्या निकाला 2 निकाला, ठीक है। अब x बराबर 1 पर रख करके देखेंगे कि पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और पहले प्लस आएगा तो फिर बाद में माइनस उसको आना ही आना है, ठीक है। जैसे अगर x का मान, जैसे कोई समीकरण आपने हल किया ना, तो x के दो मान आते हैं, जैसे x बराबर एक आ गया 3 और एक आ गया कितना 5, ये दो मान आ गए, तो संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा इस तरह से 3 आपका कहीं यहां होगा, 5 यहां आपका कहीं यहां होगा, इधर आपका प्लस अनंत होगा, इधर आपका माइनस अनंत होगा। अब यहां से देखा जाए तो अगर इसमें फलन की वैल्यू रखते हैं तो प्लस आएगा, तो इसमें माइनस आएगा, तो फिर इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी एक प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से आपके मान को आना है। तो अगर मान जो है आपका प्लस से माइनस पे जा रहा है, तो वह दिया गया फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट फलन होगा। दिया गया जो फलन होगा वह कैसा फलन होगा, उच्चिष्ट फलन होगा। अगर अभी आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये चीज क्या कह रहा हूं, तो अभी एक सवाल मैं ले लूंगा ना आपके अभ्यास प्रश्नावली का, तो सारा क्लियर हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए कंडीशन क्या है, बस आपको ये जो मेन अब तक के कॉन्सेप्ट का जो मेन सार है वह यही है कि अगर जो हमारा बिंदु क्रांतिक बिंदु पर रखने के बाद जो हमारे को बिंदु मिलेगा, उस बिंदु का मान रखेंगे। अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, यानी पहले प्लस बाद में माइनस आ रहा है, तो उस फलन को हम क्या कहते हैं बच्चों, उच्चिष्ट फलन कहते हैं। और यदि पहले क्या आ रहा है, यहां पे देखिए, पहले ये मान 0 से 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, यानी पहले मान अगर ऋणात्मक हो, फिर संख्या रेखा पर रखने के बाद फिर मान धनात्मक आ जा रहा हो, तो यहां पर जो फलन होगा वह फलन कैसा होगा, वह फलन निम्ननिष्ठ होगा, निम्ननिष्ठ फलन, वह फलन कैसा होगा बच्चों, निम्ननिष्ठ फलन होगा। आइए इस चीज को, ये आपके प्रथम अवकलज विधि रही, ये आपकी कौन सी विधि रही, प्रथम अवकलज विधि रही। आप कहिए तो मैं इस विधि को लिखवा भी दूं प्रॉपर। अब देखिए हमने बताया था कि दो मेथड है, टोटल कितने मेथड है, दो मेथड, इसको आपने समझ गए होंगे। इस चीज को मैं मिटाता हूं और यहीं पे दोनों मेथड को लिखता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं पहला मेथड की बात करूं तो पहला आपका है प्रथम अवकलज विधि, प्रथम अवकलज विधि, प्रथम अवकलज विधि। प्रथम अवकलज विधि में क्या होता है, प्रथम अवकलज विधि में क्या होता है कि अगर प्लस से माइनस में बदले, अगर फलन का जो मान है वह प्लस से माइनस में बदले, लिखते हैं यहां यदि जो चिन्ह है फलन का, जो चिन्ह है, चिन्ह प्लस से माइनस बदले, प्लस से अगर क्या हो माइनस बदले, तो ये जो फलन होता है ना, वह फलन कैसा होता है बच्चों, वह फलन आपका होता है उच्चिष्ट। अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा, बस आपको लॉजिक यहां से मैंने समझाया कि क्यों होता है ऐसा। और दूसरा है कि यदि चिन्ह इसका उल्टा हो जाए, चिन्ह इसका उल्टा हो जाए कि माइनस से, अगर चिन्ह जो है आपका माइनस से प्लस बदले, माइनस से प्लस बदले, तो ये आपका जो फलन होता है, यह फलन कैसा होता है बच्चों, निम्ननिष्ठ होता है। ये चीज प्रथम अवकलज विधि से आप ज्ञात करो। और मेथड नंबर दूसरा जो है, मेथड नंबर दूसरा जिसे हम कहते हैं द्वितीय अवकलज विधि, द्वितीय अवकलज विधि। तो द्वितीय अवकलज विधि में क्या होता है कि सबसे पहले आप जो f डैश प्राप्त होगा
उसका आप क्या निकालोगे, एफ डबल डैश निकालोगे, एफ डबल डैश निकालोगे यानी 2 बार अवकलन करोगे। और यदि एफ डबल डैश एक्स का मान, यदि इसका मान आपका पॉजिटिव रहता है तो जो फलन है वह कैसा होगा, निम्नलिखित होगा। वह फलन कैसा होगा, निम्नलिखित होगा। और यदि एफ डबल डैश एक्स का मान अगर निगेटिव रहता है तो फलन का मान कैसा होगा, फलन का मान उच्चिष्ट होगा। बस इतनी सी बात है। अब जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया उसमें मोटा मोटी यही 2 बात निकल के आती है, जिसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और इसे मैं आपके सवाल के अंतर्गत हर एक डाउट को क्लियर करता हूं। तो बच्चों अब आपके अभ्यास प्रश्नावली का जो सबसे पहला प्रश्न है वह कहता है कि x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्नलिखित है। बहुत ध्यान से आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहली चीज हमने जो आपको बताया है वह क्या बताया है कि जो कुछ भी दिया होगा उसको आपको fx मानना है, और fx बराबर दिया है x टू दी पावर 5 माइनस 5x टू दी पावर 4 प्लस 5x का क्यूब और प्लस का कितना है 10। सबसे पहले आंख बंद करके आपको यहां से इसका क्या कर देना है, अवकलन। इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 4 पंचे 20 x का क्यूब और प्लस 5 तिहाई 15 x और 10 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से अगर x का हमको मान निकालना है तो इसको थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा। f डैश x को यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 5x कॉमन है आपका, और सॉरी ये 15x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर कॉमन है। 5x स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे केवल बचा x का स्क्वायर, x की पावर 4 में से x स्क्वायर निकल गया, 5 निकल गया। 20 में से 5 निकल जाएगा तो चूंकि ये माइनस में है तो 20 में से 5 निकल जाएगा तो 5 चौका 20, 4 20 के पास बचा, इसमें से x स्क्वायर निकल गया तो x बचा, x स्क्वायर निकल गया, इसमें से 5 निकल गया तो कितना बचा, 3 बचा। ये आपका f डैश x का मान हो गया। अब क्रांतिक बिंदु पता करने के लिए क्रांतिक बिंदु पर फलन का जो मान होता है वह कितना होता है बच्चों, क्रांतिक बिंदु पर जो फलन का मान होता है वह कितना होता है, फलन के अवकलन का मान 0 होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि क्रांतिक बिंदु के लिए जो f डैश x होता है वह कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो f डैश x का जो मान है वह इतना है, तो f डैश x के जगह पे इतना रखते हैं जो कि दिया हुआ है 5x का स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का कितना 3, और ये बराबर कितना हो जाएगा 0। 5x स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो यहां से बचेगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना 3, या अभी उसको बराबर के उधर नहीं भेजते हैं तो 5x का स्क्वायर रहने देते हैं। इधर 5x का स्क्वायर है, इसको अगर हम हल करते हैं तो इधर है आपका x स्क्वायर और 3 को ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे आपका 4 आना चाहिए, तो इसको लिख लेते हैं 3x प्लस माइनस का x और प्लस का कितना 3 बराबर का कितना 0। यहां से 5x स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब आपको गुणनखंड करना मैं यहां नहीं सिखाऊंगा, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका x माइनस का 1, x माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया बराबर का 0। तो एक बार जब इतने के बराबर 0 होगा तो x का मान यहां से 0 आएगा, और दूसरा एक बार x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो यहां से x का मान एक तो 0 आया x बराबर, अतः यहां लिखेंगे कि अतः x बराबर, ये जब 0 के बराबर जाएगा तो x का मान इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 0 आएगा, और जब इसको x के बराबर रखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा, और जब इसको x के बराबर 0 इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1, तो यानी कि x का जो मान आया 0 आया, 1 आया और 3 आया, ऐसा आ गया हमारा मान। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक संख्या रेखा बनानी है। क्या बनानी है, संख्या रेखा।
अब इस संख्या रेखा पर इधर कहीं जीरो होगा, और जीरो से हालांकि मतलब नहीं है, जीरो अगर लेकर के चलेंगे तो जीरो पर ना तो फलन उच्चिष्ट होगा और ना ही फलन निम्निष्ट होगा। तो जीरो को फिलहाल जीरो की कहानी कर देते हैं खत्म, यानी कि जीरो अगर यहाँ पे है तो जीरो से थोड़ा सा आगे इधर कहीं एक होगा और यहाँ कहीं कितना होगा, 3 होगा। इधर आपका प्लस का अनंत होगा, इधर आपका क्या होगा, माइनस का अनंत होगा। अब हमको इसमें मान को रख करके ये देखना है, प्रथम अवकलज विधि बता रहे हैं, हमने दो मेथड बताया था, एक प्रथम अवकलज विधि और दूसरा द्वितीय अवकलज विधि, दोनों बता देंगे हालांकि यहाँ पे अगर आप कहोगे तो। फिलहाल मैं पहली विधि बता रहा हूं, प्रथम अवकलज विधि। प्रथम अवकलज विधि में हम ये देखते हैं, अगर चिन्ह प्लस से माइनस बदलता है, चिन्ह अगर प्लस से माइनस बदलता है तो जो दिया गया फलन होगा वह उस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा, और जहां पर फलन माइनस से प्लस बदलता है वहां पर क्या होगा, आपका निम्निष्ट होगा। तो अगर यहां से मैं चेक करता हूं x बराबर 3 पर, x बराबर किस पर चेक करता हूं, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, यानी कि इधर का कोई भी मान ले लेते हैं, इधर का हम क्या करते हैं, कोई भी मान ले लेते हैं। तो अगर उधर का हम कोई भी मान ले लेंगे, x बराबर 3 पर अगर हम यहां पे मान देखेंगे ना, या 3 के उधर आगे कोई भी मान ले लेंगे, तो जो फलन है ना, उस फलन का मान देखिए क्या होगा। x का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 से बड़ा रख लेते हैं, 3 रख लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सब साफ हो जाएगा। इसका मान 3 से बड़ा, यानी कि इसके बीच में इस अंतराल में रखते हैं, तो 3 से बड़ा एक संख्या है 4। जब x का मान 4 रखेंगे, 4 में से 3 निकलेगा तो एक बचेगा पॉजिटिव संख्या, और x का मान 4 रखे हैं हम, तो 4 में से एक निकलेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मान क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, यानी यहां पर मान कितना आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, अगले क्रम में फिलहाल हम यहां x बराबर 3 अभी नहीं लिखते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। फिलहाल अभी हम इस संख्या रेखा पर चेक कर लेते हैं कि कहां पे प्लस आ रहा है, कहां पे माइनस आ रहा है। अब अगर इस 3 और 1 के बीच में चेक करें तो 3 और 1 के बीच में 2 है, 2 रख के देखते हैं, तो यहां पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस में आएगा मान, 2 माइनस 1 प्लस में आएगा मान, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो यानी कि यहां पे इसके बीच में जो मान आना है वह कैसा आएगा, माइनस आएगा। इधर रखते हैं मान, तो इधर जो है माइनस अनंत की संख्याएं हैं, तो इधर जब एक से और छोटे में आएंगे तो चीजें माइनस में हो जाएंगी। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ेगा तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ेगा तो माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा। अब यहां से इस संख्या रेखा को हमें देख करके बताना है कि किस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट है और किस बिंदु पर फलन निम्निष्ट है। बहुत ध्यान से समझोगे ना तो एक ही सवाल में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पे अगर x बराबर 3 पर देखें तो x बराबर 3 पर पहले प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी प्लस से माइनस बदल रहा है। तो x बराबर 3 पर चिन्ह जो है, x बराबर 3 पर चिन्ह परीक्षा में एकदम ऐसा ही लिखोगे आप। सबसे पहली चीज कि x बराबर 3 पर जो चिन्ह है वह कैसा है, प्लस से माइनस बदल रहा है, प्लस से माइनस बदल रहा है। अतः x बराबर 3 पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। फलन कैसा है, उच्चिष्ट है, डबल च रहेगा, उच्चिष्ट है, फलन उच्चिष्ट है, फलन उच्चिष्ट है। अब x बराबर 1 पर देख लें, दूसरा मान आपका क्या आया था, x बराबर 1 आया था। तो x बराबर 1 पर जो चिन्ह है वह कैसा हो रहा है, कैसे बदल रहा है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर पहले क्या है, माइनस है, माइनस से क्या है, प्लस है, फिर आगे क्या आएगा, माइनस, फिर प्लस, ऐसे आएगा। तो x बराबर 1 पर चिन्ह जो है माइनस से प्लस बदल रहा है। अतः x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट होगा या निम्निष्ट है।
एक मान आपका x बराबर 0 भी आया है। तो अगर तीसरे क्रम में x बराबर 0 रख लेते हैं, तो x बराबर जब 0 रख लेंगे ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा। तो यहां से x बराबर 0 पर रखने पर जो है फलन की वैल्यू ही अगर 0 आ जा रही है तो वह फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, पर फलन न उच्चिष्ट है, न उच्चिष्ट है और ना निम्निष्ट है, ना उच्चिष्ट है और ना निम्निष्ट है। इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 1 को बच्चों बना सकते हैं। अगर चाहो आपको दूसरा वाला मेथड जो हमने बताया था, दूसरे मेथड से अगर करना हो जाएगा तो कैसे करोगे। देखिए यहां तक तो आपको फर्स्ट वाले मेथड में भी करना है, सेकेंड वाले मेथड में भी करना है। बस फर्स्ट मेथड में आपका ये चीज बदल जाता है, सेकेंड मेथड में क्या करोगे, जो आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए हो ना, इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे। तो जो आपका इसका डबल डिफरेंशिएशन करने पे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4 पंचे 20x का क्यूब, तो ये हो जाएगा 20x का क्यूब माइनस ये 20 तिहाई 60x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60x का स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, तो 15 दुना 30x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 30x, इतना आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। इसके बाद का प्रोसेस बता रहा हूं, इसके बाद का अगर दूसरे मेथड से लगाते हो इसी सवाल को, तो अब यहाँ पे x का जो मान है 0 मिला है, अब 0 रख दोगे तो पूरा ये वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट होगा, इस पे 0 पे। लेकिन अगर 1 है तो x के जगह पे कितना रखो, 1 रखो, यानी f डबल डैश 1, इसका मान कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1 माइनस 60 इंटू 1 प्लस 30, तो 30 20 50, इसका मान कैसा आ रहा है, -10। -10 का मतलब है ऋणात्मक, -10 का मतलब क्या है, ऋणात्मक। डिफरेंशिएशन का मान जिस बिंदु पर ऐसा आता है, ऋणात्मक आता है, तो वह बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है, यानी x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट। अगर मान ऋणात्मक आता है डबल डिफरेंशिएशन का तो उच्चिष्ट, और धनात्मक आता है तो निम्निष्ट। तो यहाँ पे ऋणात्मक आया तो उच्चिष्ट। अब यहाँ पे क्या सीन हो गया, उल्टा हो गया क्या, x बराबर 1 पर निम्निष्ट आया ना। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, x बराबर 3 पर एग्जैक्ट बात कर रहे हैं ना, तो x बराबर 3 पर फलन ऋणात्मक है, तो x बराबर 3 पर फलन प्लस से माइनस नहीं बल्कि माइनस से प्लस बदल रहा है, इसलिए यह फलन कैसा होगा, आपका निम्निष्ट होगा, उच्चिष्ट नहीं, ये निम्निष्ट होगा। x बराबर 3 पर जो फलन होगा, x बराबर 3 पर जो फलन होगा ना, वह निम्निष्ट होगा। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, निम्निष्ट, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी। यहाँ पे देखिए 1 पे जो फलन है प्लस है, प्लस से फिर क्या आएगा, माइनस, माइनस से फिर क्या आएगा, प्लस, यानी कि ये x बराबर 1 पर जो फलन है प्लस से कहां बदल रहा है, माइनस बदल रहा है। अतः फलन जो है ना, ये कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा सरसरी निगाह में। प्रथम मेथड से अगर आप कर रहे हैं तो आप संख्या रेखा पर चेक करेंगे, अगर मान जो है माइनस से प्लस बदल रहा है तो निम्निष्ट, और प्लस से माइनस बदल रहा है तो उच्चिष्ट। या फिर सबसे सेफ मेथड है कि डायरेक्ट x का जो मान निकल के आया, उस x के मान को आप डबल डिफरेंशिएशन में रख दो, अगर मान ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट, और यदि मान धनात्मक। प्रश्न संख्या पहले का जो दूसरा पार्ट है वह कुछ इस तरह से है। सबसे पहली चीज हमने आपको बताया है कि जो भी दिया होगा ना, उसको आपको क्या बना लेना है, उसको आपको बना लेना है fx। तो fx बराबर आपका हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस का 2 और x माइनस का 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं इसको। तो अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों, तो देखिए यहां पर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे। तो x का x के साथ ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का 2 के साथ ये हो जाएगा माइनस का 2x, फिर -1 का x के साथ तो माइनस का x, -1 का -2 के साथ तो प्लस का 2। अब ये आपका हो जाएगा x माइनस का 3। आगे करते हैं इसको। fx का मान कितना हो जाएगा, इधर आपका है x का स्क्वायर
इधर आपका हो जाएगा ये 3x और प्लस का हो जाएगा 2 और साथ में हो जाएगा x माइनस 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं तो x का इसमें x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 का होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक का 9x और माइनस का 3 दूना 6। इसको जब हम जोड़ देंगे सबको जोड़ घटा लेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस का x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और 9 दो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ये fx की वैल्यू आ गई। अब यहां से हम ज्ञात करेंगे बच्चों क्या f डैश x, देखिएगा ध्यान से, 3 सामने आएगा ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2 सामने आएगा 6 दूना हो जाएगा 12x और प्लस का ये हो जाएगा 11 और 6 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। अब यहां से हम क्रांतिक बिंदु के लिए ज्ञात करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए तो जब क्रांतिक बिंदु के लिए देखेंगे तो क्रांतिक बिंदु पर जो f डैश x का मान होता है वह बच्चों कितना होता है 0 होता है। अब अगर f डैश x का मान 0 है तो f डैश x का मान तो इतना है, f डैश x की जगह पे इतना लिख दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 बराबर का कितना, गुणनखंड बैठेगा नहीं क्योंकि 11 तिहाई 33 होता है, 33 का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं होगा जो जोड़ने पे कितना आ जाए 12 आ जाए, जो जोड़ने पे कितना आ जाए 12 आ जाए, ऐसा कोई टुकड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा लगाना पड़ेगा हमें विविधकर के लिए x का मान आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था विविधकर माइनस b तो ये हो जाएगा प्लस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac तो 11 तिया 33 11 तिया 33 33 चौका कितना हो जाएगा 33 चौका हो जाएगा आपका 3 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 100 कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 32 और ये डिवाइड बाई हो जाएगा 2a तो 2a यानी कि ये हो जाएगा आपका 6। अब यहां पे एक बार प्लस चिन्ह लिया जाएगा, सबसे पहले 144 में से 132 को हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे बच्चों, तो यहां से हमें x का मान पता हो जाएगा तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस 144 प्लस माइनस है ना, प्लस एंड माइनस अंडर रूट का 144 में से 32 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 12 तो यहां से ये हो जाएगा 12 और डिवाइड बाई कितना है 6 है, x बराबर ये हो जाएगा कितना 12 प्लस माइनस 12 को हम कितना लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 होगा तो 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अंडर रूट का डिवाइड बाई कितना 6 तो x बराबर यहां से हो जाएगा 12 प्लस माइनस 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 और अंडर रूट का कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां 6 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां 6 हो जाएगा प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई यहां पे देखिए बचेगा 3 कैसे, क्योंकि यहां पे जो 2 ऊपर में लिया है ना उस 2 को इस 6 से कटा देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसको और सिंपलीफाई हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अगर इसको मैं ऐसा बना दूं कि 6/3 इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं तो रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा तो यहां x बराबर आएगा यहां पे 2 बचेगा तो 2 प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 3। यहां से देखिए ये हमारा x का मान निकल करके आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, द्वितीय अवकलज की विधि लगाना पड़ेगा। प्रथम अवकलज यहां से संभव है नहीं क्योंकि संख्या रेखा पर 1/√3 को निरूपित आप नहीं कर सकते, तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा f डबल डैश x तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा f डैश x का फिर से एक बार अवकलन तो 3 दूना 6x ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x और माइनस का ये हो जाएगा 12 तो माइनस का हो जाएगा 12 और प्लस का 11 इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने यानी x के जगह पर इसके प्लस चिन्ह को लेकर के रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इंटू में
ये 6x है ना, x का मान आपका इतना है, इसमें प्लस चिन्ह लेना है। तो 6 इंटू आपका ये हो जाएगा 6 इंटू, डायरेक्ट गुणा भी करा दे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 दूना 12, और इसमें मल्टीप्लाई प्लस के साथ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 बटे अंडर रूट का 3। 6 बटे अंडर रूट का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें अगर देखें हम तो ये मान, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, और ये आपका माइनस का कितना है, 12 है। अब यहां पे ध्यान दीजिए आपको इसके आंसर से मतलब नहीं है, आंसर नहीं लाना है यहाँ पे, आपको बस इतना देखना है कि मान पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए 12 में ये संख्या जुड़ रही है, यानी प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या छोटी है। तो यहाँ पे जो मान आ रहा है वह मान कैसा आ रहा है, धनात्मक। वह मान कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। और जब मान धनात्मक आता है तो वहां पे बताइए निम्नलिखित होता है कि नहीं फलन। तो ये आपका कैसा है, निम्नलिखित है। कैसा है आपका, निम्नलिखित। x बराबर 2 प्लस 1 बटे रूट 3 पर जो फलन है वह कैसा है, निम्नलिखित है। और अगर इसका माइनस चिन्ह लेते हैं तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह अगर लेते हैं तो ये कितना है, 2 है। 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 6 ही है ना, बस x के चिन्ह में हमें माइनस लेना है। तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, इस प्लस की जगह पे माइनस लेना है। एक में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 बटे रूट 3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12। माइनस का क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए 12 से तो 12 कट गया, सिंपल सा मान किस में आ गया, ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो मान आ रहा है आपका, वह मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। वह मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक पर जो बिंदु होता है वह ऋणात्मक पे जो फलन होता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन का मान ऋणात्मक आता है तो वहां पे फलन की जो वैल्यू होती है वह कैसी होती है, वह वैल्यू आपकी उच्चिष्ट होती है। कैसी होती है, उच्चिष्ट होती है। यानी कि अगर 2 प्लस 1 बटे रूट 3 ले रहे हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़ की खाई बन रही है, और यदि आप माइनस चिन्ह ले रहे हो यहां पर तो इस बिंदु पर 2 माइनस 1 बटे रूट 3 पर छत्तीसगढ़ की पहाड़ी बन रही है। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हैं। अगले क्रम में इसका जो पार्ट नंबर 3 है काफी आसान सा है। सबसे पहले इस चीज को हम मानेंगे fx। fx बराबर ये आपका है x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 7। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसको हमें हल करना है, यानी कि f डैश x की वैल्यू निकालनी है। इसका अवकलन x का क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 दूना कितना होगा 12, और x की पावर में से 1 कम, और प्लस का 9 इंटू एक्स का अवकलन कितना होगा 1, और 7 का अवकलन हो जाएगा 0। तो f डैश x की वैल्यू हमें पता चल गई इतनी। अब अगर हमें क्रांतिक बिंदु के लिए देखना हो तो लिखेंगे हम क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए अगर देखना है तो f डैश x की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। f डैश x का मान तो इतना है तो f डैश x की जगह पे इतना रख लो। तो ये आपका है 3x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर का कितना है, 0 है। यहां से इसका गुणनखंड कर ले तो 9 इंटू 3, 9 और 3 का भाग करेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस सॉरी माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9 बराबर 0। यानी यहां से 3x कॉमन लिया जाएगा तो यहां पे बचेगा x माइनस का 3, और यहां से माइनस 3 कॉमन लिया जाएगा, माइनस कितना कॉमन लिया जाएगा, 3 कॉमन लिया जाएगा। तो यहां पे कितना बचेगा, यहां पे बचेगा x माइनस का 3 बराबर 0। एक काम और कर सकते थे, यहां पे 3 कॉमन लेकर के उधर भेज देते तो काम हमारा सही हो जाता, कोई बात नहीं। यहां से अब हो गया एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में 3x माइनस का 3 बराबर 0। तो जब x का मान इसके बराबर होगा तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, और जब 3x बराबर 3 होगा तो x का मान 1 आएगा, तो इसका मान 1 और 3 आ गया। अब फिर से हम इसका क्या करेंगे, जो हमारे पास f डैश x प्राप्त होगा उस f डैश x का दोबारा से अवकलन करेंगे। तो यानी कि यहां पे हम ज्ञात करेंगे f डबल डैश x। तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा आपका, इसका अवकलन किया जाएगा तो 3 दूना 6x और माइनस का ये कितना हो जाएगा 12।
माइनस का 12, इसका अवकलन तो कितना हो जाएगा 0। अब यहां पे x का एक मान 1 है और एक मान कितना है 3 है, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर जो f डबल डैश 1 की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी 6 इंटू 1 माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, दैट इज मान इज क्या ऋणात्मक। यानी कहने का मतलब कि मान कैसा है आपका ऋणात्मक, कैसा मान है, वैल्यू कैसी है इसकी ऋणात्मक है। और जब वैल्यू ऋणात्मक होती है तो फलन कैसा होता है उच्चिष्ट होता है, यानी x बराबर 1 पर जो फलन होगा वह कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। और यदि x बराबर 3 पर हम चेक करते हैं तो x बराबर 3 पर f डबल डैश x का मान 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस का 12 बराबर का कितना हो जाएगा प्लस का 6, यानी कहने का मतलब कि मान कैसा होगा धनात्मक। और जब धनात्मक मान होगा तो जो धनात्मक मान पर जो फलन होता है वह कैसा होता है बच्चों, तो वह होता है निम्निष्ट फलन होता है। तो इस तरह से आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ज्ञात कर सकते हो। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके वजह से मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह जल्दी से जल्दी अपलोड करने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ आज जो भी आपने सीखा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी HW में जो आपका इसका चौथा पार्ट है उस चौथे पार्ट को हल करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एस लिख करके आप पार्ट नंबर 4 लिख देंगे, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपका चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।